नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अर्जुन इंस्पायर इंडिया में। मैं हूं अर्जुन राजपूत, आप हैं मेरे साथ आज के सेशन में। देखिए साथियों, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो सबसे पहले चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेंगे और उसके बाद में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। और अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे, क्योंकि इसकी पीडीएफ जो मिलती है वो वहीं पे मिलती है। हमारे टेलीग्राम चैनल को जो है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या सर्च भी कर सकते हैं। उत्तराखंड जी के भाई अर्जुन राजपूत सर के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। तो आइए साथियों, करते हैं सेशन को शुरू। देखिए साथियों, आप है मेरे साथ में यहाँ पर पड़ोसी देश बांग्लादेश के अंदर फिर से बिगड़ते हालातों पर चर्चा करने के लिए, जिसके चलते भारत का विरोध बांग्लादेशियों में तेज हो गया है। भारत भी गुस्से में वीजा एंट्री जो है बैन कर दिया है। आज के सेशन में जिक्र करेंगे एक अज्ञात व्यक्ति पर उठे उस सवाल की जिसके चलते बांग्लादेश में टिट फॉर टैट जैसा हो गया है। बांग्लादेशियों को ये अपेक्षा नहीं थी, कुछ ऐसा हुआ है। अपना एक नेता गोली का शिकार हो गया है। आज के सेशन में समझेंगे इन तस्वीरों को कि इतनी बड़ी यहाँ पर पॉलिटिकल रैली, इतनी बड़ी तादाद में संख्या भारत के जो हाई कमिश्नर ऑफिस है तो उसके बाहर जो है ढाका में क्यों एकत्रित हुई। पुलिस को बैरिकेडिंग लगाकर इस विरोध कर रही पुलिस के मतलब जनता को रोकना पड़ा। पुलिस को भारतीय हाई कमीशन के बाहर यहाँ पर आकर के इस भीड़ को रोककर भारतीय हाई कमीशन पर हो रहे विरोध को रोकना पड़ा। आइए चर्चा करते हैं, यहीं पर बताते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में भारत के खिलाफ बांग्लादेश में प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं, जिसके चलते यहाँ पर भारत को अपना वीजा सेंटर ढाका के अंदर अपना सेंटर बंद करना पड़ा। इतना ही नहीं, भारत ने यहाँ पर ढाका के बांग्लादेश के जो एनबॉय हैं भारत के अंदर जो नियुक्त हैं, जो इनके क्या बोलते हैं एम्बेसडर हैं, तो उनको बुला करके हाई कमीशन को बुला करके समन किया यहाँ पर कि ढाका के एनबॉय को समन किया और समन करके उनसे अपनी स्थिति के बारे में क्लियर स्थिति जानी की बताइए कि आप लोग अल्टीमेटली बांग्लादेश में ये सब क्यों होने दे रहे हैं। बुधवार में बांग्लादेश के हाई कमिश्नर को, जिनका नाम है रियाज अब्दुल्ला, उनको समन किया गया और उन्हें तलब किया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि आप बांग्लादेश का हाई कमिश्नर भारत के अंदर यहाँ पर बुलाया गया और बुला करके उनको बताया गया है कि आपके देश में हमारे खिलाफ इस तरह का प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए। हमारे हाई कमिश्नर के खिलाफ आपके देश में जो प्रदर्शन हो रहे हैं उनकी सिक्योरिटी ब्रीच अगर होती है तो हम क्या क्या एक्शन ले सकते हैं, भारत की प्रतिक्रिया क्या हो सकती है, अपडेट किया जाता है कि भाई ये नहीं होना चाहिए। कुछ उस टाइप की हरकत यहाँ पर हुई है। तो देखिए, कहा जाता है इनसे कि भाई ये नहीं होना चाहिए। कुछ उस टाइप की हरकत उस यहाँ पर हुई। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शेख हसीना जब से निकली हैं, जब से भारत आई है शेख हसीना, तब से बांग्लादेश में यहाँ पर उनके ऊपर तमाम प्रकार के चार्जेस, उनको डेथ सेंटेंस जैसी चीज़ें सुनाई जा रही है। हमने अपने सेशन में आपको बताया है कि किस तरीके से यहाँ पर बांग्लादेश एक एक करके शेख हसीना के ऊपर आरोप की संख्या बढ़ाता जा रहा है और उनके ऊपर अपने यहाँ पर बैठे ट्रिब्यूनल या कोर्ट के थ्रू सजा सुनाते चला जा रहा है। भारत से डिमांड कर रहा है कि हमें शेख हसीना को वापस दे दें और वो उसके ऊपर अपनी तरफ से कार्यवाही कर सके। लेकिन भारत ने शेख हसीना को अपने यहाँ पर शरण दी रखी है। ये सारी जानकारी आपको ज्ञात है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यहाँ के जो चीफ एडवाइज़र हैं, क्या नाम है इनका, जो मोहम्मद यूनिस हैं, ये इन चीफ एडवाइजर ने अपनी प्रॉक्सी सरकार चला रखी है। जब से शेख हसीना भारत आई हैं अगस्त पिछले साल से, यहाँ पर तब से लेकर के ये अपनी सरकार को अभी तक बरकरार रखते चल रहे हैं और ये कहते हुए लोगों को दिलासा देते हुए चल रहे हैं कि मैं इलेक्शन करवाऊंगा, तब तक इलेक्शन ना हो जाए तब तक सरकार का मुखिया मैं ही हूँ। इलेक्शन यहाँ पर करवाने के लिए पहले बांग्लादेश में स्थिति सामान्य होनी चाहिए। इस स्थिति को सामान्य करते करते यहाँ पर अभी 11-10 दिसंबर के दिन इलेक्शन का अनाउंसमेंट होता है कि हाँ, बांग्लादेश में इलेक्शन करवाए जाएंगे। जैसे ही बांग्लादेश में इलेक्शन का अनाउंसमेंट होता है, क्योंकि शेख हसीना पर आरोप ही ये था कि उनके कार्यकाल में जितने भी इलेक्शन हुए वो सारे रिग्ड हुए थे, उनमें रिगिंग हुई थी, यानी कि उन इलेक्शन को भटकाया गया था। अर्थात उन इलेक्शन में जबरन यहाँ पर मतदान करके शेख हसीना के पक्ष में मतदान करवा करके उन्हें जिताया गया था। इसीलिए इनका कहना है कि अब मैं बांग्लादेश में ऐसे इलेक्शन करवाऊंगा जिन इलेक्शन से यहाँ पर पूरी तरह
क्या बोलते हैं, माल प्रैक्टिस जो है हट जाएंगी। किसी भी प्रकार की इलेक्शन को कोई हाईजैक नहीं कर पाएगा, सही व्यक्ति जो है जीत करके आएगा। ऐसे इलेक्शन करवाने के लिए इन्होंने 11 दिसंबर को तारीख चुनी कि भाई आप इलेक्शन कराने की मैं घोषणा कर देता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब ये सत्ता में आ रहे थे, या ये फिर ये कहिए कि इनको जिस तरीके से इनको बैठाया गया, उसके पीछे छात्र आंदोलन जो है जिम्मेदार था। छात्र आंदोलन के कुछ जो है नेता थे, उन नेताओं के कुछ नेताओं को आपने बहुत सी जगह पर आपने जो है देखा होगा। उनमें से यहाँ पर देखिए एक नेता जो है ये थे, इन नेता का नाम था शरीफ उस्मान हदीज। ये जो शरीफ उस्मान हदी हैं, ये छात्रों द्वारा बनाए गए इंकलाब मंच के स्पोक पर्सन थे और प्रोमिनेंट एक्टिविटीज़ थे। ये जो आंदोलन हुआ था जिसके चलते बांग्लादेश की जो है सत्ता परिवर्तन हुआ था, बांग्लादेश के अंदर यहाँ पर जो छात्र आंदोलन हुआ था, उस छात्र आंदोलन के ये बड़े जो है फेस थे। नाम था इनका जो है शरीफ उस्मान हदीज। ये जो है जिस दिन इलेक्शन का अनाउंसमेंट हुआ, उससे अगले दिन यहाँ पर चुनाव प्रचार करने के लिए उतरे, क्योंकि इस बार ये छात्र भी जो है इस बार इलेक्शन में उतर करके अपनी उम्मीदवारी जाहिर कर रहे हैं। ये छात्र जब इलेक्शन के प्रचार के लिए जब उतरे, तो उसी समय पर यहाँ पर हदी का असिनेशन जो है अटेम्प्ट हो जाता है। 11 दिसंबर का इलेक्शन और 12 दिसंबर को हदीज जो है यहाँ पर हदीज चुनाव प्रचार में और यहाँ पर अधिनेशन के प्रकाश हो जाते हैं। यहाँ पर देख ही सकते हैं कि यहाँ पर अर्थात उन पर जो है शूटर्स आकर के गोली चला देते हैं। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं इस चीज़ को। शूटर्स के द्वारा यहाँ पर 2 शूटर हैं, उनके द्वारा जो गोली चला दी जाती है। गोली चलाने पर जो फिलहाल जो है गंभीर रूप से घायल हैं और उन्हें तत्काल इलाज के लिए बांग्लादेश से बाहर जो है सिंगापुर ले जाया जाता है। इस बार से आप समझ सकते हैं कि बांग्लादेश में जो है कितना प्रोमिनेंट फेस है कि इन्हें जो है बचाने के लिए इंटरनेशनल जो है तरीके से एयर एम्बुलेंस के थ्रू जो है सिंगापुर ले जाया जाता है और इनको पूरी तरीके से सुरक्षित करने के प्रयास किए जाते हैं। इसी बीच में यहाँ पर एक चीफ एडवाइजर है मोहम्मद यूनिस, ये जो है हदी के परिवारजनों से यहाँ पर मुलाकात करते हैं, उन्हें आश्वस्त करते हैं कि जो भी जिम्मेदार हैं उन्हें सजा दी जाएगी और साथ में जो है हदी को बचाने के पूरे प्रयास किए जाएंगे। हदी इस तरह जो है हॉस्पिटलाइजेशन होते हैं। दूसरी तरफ हदीस के समर्थन में यहाँ पर सारे छात्र जो है फिर से सड़कों पर उतर आते हैं। उनका मानना है कि जो गोली मारने वाले लोग थे, ये असल में जो है शेख हसीना के जो है समर्थक थे और इन्होंने यहाँ पर भाग करके जो है भारत में शरण ले ली है। इनडायरेक्टली अगर कहा जाए तो जो शेख हसीना जो खुद भारत में शरण ली हुई हैं, ये तो एक तरीके से यहाँ पर शेख हसीना के जो समर्थन में किसी अज्ञात ने या कहिए या भारत के समर्थन में किसी अज्ञात ने उस्मान हदी को जो है गोली मार दी। अब हदी को गोली मारने के पीछे का एक और कारण निकलता है और वो है यहाँ पर इनके द्वारा डाला गया सोशल मीडिया पोस्ट। फेसबुक पर ये कुछ इस प्रकार की पोस्ट डालने के लिए जाने जा रहे थे जिसमें ये पूरे के पूरे जो हमारे 7 राज्य हैं, पूर्वोत्तर राज्य हैं, जिन्हें 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है, तो उन्हें तो बांग्लादेश का यहाँ पर हिस्सा दिखाते हुए दिख रहे थे। इस समय पश्चिम बंगाल और बिहार का भी कुछ हिस्सा ये बांग्लादेश बन जाएगा और दूसरी तरफ से जो पाकिस्तान वाला क्षेत्र है, तो उसमें ये जम्मू कश्मीर का एरिया, यहाँ पर राजस्थान का एक बड़ा एरिया, पंजाब का एरिया, इसको दिखाते हुए पाकिस्तान को दिखा रहे थे। अर्थात ये बार बार इस तरीके से पोस्ट कर रहे थे। इनका जो अब जो ऑब्जेक्टिव हो रखा था कि बांग्लादेश यहाँ पर कि बांग्लादेश में रहते हुए बांग्लादेश की विकास की बात नहीं कर रहे थे, बांग्लादेश में रहते हुए भारत से कैसे राइवलरी की जा सकती है या पूरी जनता को भारत के खिलाफ कैसे उकसाया जा सकता है या भारत के खिलाफ कैसे माहौल बनाया जा सकता है, उस तरह के ये प्रयास इनके द्वारा सोशल मीडिया पर किए जा रहे थे। ऐसे में जब इनके द्वारा इलेक्शन कैंपेन किया जा रहा हो, उस समय पर इन्हें जो है गोली लग जाए तो निश्चित ही ये भारत के पक्षधर किसी व्यक्ति ने किया होगा। ऐसा ही उनके जो है प्रथम पक्षधर मान रहे हैं। यह आरोप निकल कर आता है। ये आरोप को बल मिलता है जब किसी कतर बेस्ड जर्नलिस्ट ने जो इंडिपेंडेंटली जर्नलिज्म कर रहा था, तो उसने इन्वेस्टिगेशन करके बताया कि जिन्होंने गोली मारी वो जो है गोली मार करके तुरंत भारत के असम राज्य में शरण ले लिए
तो एक तस्वीर बाहर निकल के आती है, जानकारी निकलती है यहाँ पर कि भारत में जाकर उन लोगों ने शरण ली जिन्होंने जो है उस्मान हदी को गोली मारी थी। ये खबर यहाँ पर जंगल में आग की तरह फैलती चली गई। इस फैलती खबर से स्वाभाविक रूप से भारत में शरण के प्रति जिस तरह का भाव उत्पन्न होता है, वहीं दूसरी तरफ से बांग्लादेश की जो जो बांग्लादेश यहाँ पर गार्ड हैं या बॉर्डर गार्ड है बांग्लादेश के, वो खुद स्टेटमेंट देने बाहर आती है और कहती है कि ऐसा हुआ नहीं है कि भारत की तरफ से या भारत की तरफ से कोई गया हो, तो ऐसी हमारे पास कोई पुख्ता सूचना नहीं है। लेकिन बांग्लादेश में फिर भी इस सूचना को जमकर जो है परोसा जाता है, कहा जाता है कि भारत ने ही शरण दी है, भारत ने ही मरवाया है इसको। ऐसा होने पर बांग्लादेश के द्वारा भारत के जो एनवॉय हैं बांग्लादेश में, उन्हें समन किया जाता है और पूछा जाता है कि बताइए आपने हमारे यहाँ पर गोली मारने वाले को अपने यहाँ शरण कैसे दे दी। तो ढाका के द्वारा अपना प्रोटेस्ट जो है दर्ज कराया जाता है। प्रोटेस्ट के साथ साथ एक बार भारत के पक्ष में थी, या फिर कहिए या भारत जिस बात को लेकर के आश्वस्त था, ये कोई नई घटना नहीं है। बांग्लादेश में शेख हसीना के आने के बाद बांग्लादेश में 1400 से ज़्यादा लोगों की अभी ज़्यादा किलिंग हो चुकी है। पॉलिटिकल जो है विरोधियों को मारा जा रहा है। ऐसे में अगर किसी ने पलटकर इनके ऊपर बार कर दिया तो फिर इससे इतना बौखला क्यों रहे हैं। हदी जो भारत को तोड़ने की बात करता था, शेख हसीना के खिलाफ इतनी बयानबाजी करता था, उस पर अगर किसी शेख हसीना समर्थन ने अटैक कर दिया तो जैसा बोया वैसा ही तो काटा। अगर इनके प्रोटेस्ट के चलते 1400 से ज़्यादा शेख हसीना समर्थकों को मौत के घाट अगर उतारा गया हो, तो ये तो इससे ज़्यादा और क्या ज़्यादा पॉलिटिकल वॉयलेंस बांग्लादेश को देखने को क्या मिल सकता है। ये इस तरीके से पक्ष है जो कि शेख हसीना के समर्थकों के द्वारा रखा गया, या कहिए कि भारत यूएन के द्वारा या यूएन के हवाला ये बात कोर्ट कर सकता है कि हाँ ये तुम्हारे यहाँ तो हालात इतने पहले से ही ख़राब है, लेकिन आरोप है कि कोई अज्ञात आया और हदी को यहाँ पर गोली मारकर चला गया। इस पर जो है हदी के लाइफ के बारे में कल जो है जो चीफ एडवाइज़र हैं उनके द्वारा अपडेट दिया गया कि उनकी हालत बेहद जो है क्रिटिकल है। जहाँ तक संभव है कि इनके बचने के चांसेस जो है कम बताए जा रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर एक छात्र नेता है जो इनके साथ में स्क्रीन साझा करते हुए दिखाई दिए थे। आपने इनको तो शायद अमेरिका के अंदर भी देखा होगा, अमेरिका में मोहम्मद यूनिस के साथ इनका जो है सम्मान होते हुए देखा होगा। और एक ये जो इनके साथ में हसनत अब्दुल्ला, अब ये खुलेआम भारत के खिलाफ जनता को जो है भड़का रहे हैं। ये छात्र नेता जो कि पहले से शेख हसीना के खिलाफ थे, अब ये धीरे धीरे जो है भारत के खिलाफ जो है अपना इलेक्शन कैंपेन लेकर जा रहे हैं। ऐसे में हसरत अब्दुल्ला है इसने तो भारत को टेररिस्ट के लिए शेख हाउस तक जो है करार दे दिया है। कहा है कि भारत ही वो देश है जो वोट को रिगिंग करने का प्रयास किया और माफियाओं को अपने यहाँ रुकने की जगह दिया। लेकिन इस व्यक्ति ने धमकी देते हुए ये भी कहा कि अगर ऐसा होता है तो हम भारत के अंदर जितने भी अलगाववादी हैं उन्हें जो है अपने देश में शरण देना शुरू कर देंगे। अलगाववादियों को, या हम भारत में सभी अलगाववादियों को शरण देंगे और 7 बहनों को भारत से जो है अलग कर देंगे। 7 बहनें यानी 7 सिस्टर राज्यों की बात है कि हम उन्हें जो है अलग कर देंगे। कुल जमा अर्थ ये है कि अब ये लोग यहाँ पर अपने बयानबाजी में एक कदम और आगे चले गए हैं और 7 सिस्टर यानी कि नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं उन्हें जो है वही वाली बात जो मैं कई बार आपसे कहता हुआ आया हूँ कि चिकन नेक वाला जो एरिया है तो वहाँ से काट करके कनेक्टिविटी को जो है ब्लॉक कर देंगे। इनका दुस्साहस दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है। इन्हें लग रहा है कि जिस तरीके से शेख हसीना को पलट दिया उसी तरीके से प्रयास ये करते हुए ये जनता को एक दिन बुकलाएंगे और बांग्लादेश की निकलेंगी बांग्लादेश से और जाकर के चिकन नेक पर जो है बैठ जाएंगे और कहेंगे कि लीजिए जी 7 सिस्टर को हमने कट कर दिया। ये बिल्कुल वैसे है कि जैसे भारत का शांत होना, भारत का प्रतिक्रिया ना देना और भारत का बल प्रयोग ना करना। कई बार कहते हैं नहीं कि जब कुत्ता बहुत तेज भौंक रहा हो तो उसे पलटकर जो है डबट देना भी ठीक ही रहता है। अदरवाइज उसमें ये विश्वास आने लगता है कि मेरे भौंकने से हाथी जो है चला गया था। हाथी को सूंड मारकर यहाँ पर इसे जो है बंगाल की खाड़ी में गिरा देने का समय आ गया है। पर एनीवे यहाँ पर इनके इन बयान से जो है निश्चित ही आसाम के मुख्यमंत्री का रिप्लाई भी निकल कर आया। उन्होंने कहा कि भाई कि तुम क्या बयानबाजी कर रहे हो। इस व्यक्ति की जो है यहाँ पर मुश्किल से जो है पका नहीं है कि छात्र नेता होकर के शेख हसीना को जो है हटा दिया।
अब इसके जोश में ये बात है कि देखिए कि हम भारत की सेवन सिस्टर को अलग कर देंगे। इसकी बचकानी हरकतों पर भारत की तरफ से केवल जो है इनको सांत्वना भेजी जा सकती है कि बेटे तू इतना मत उछलो, पता चला कि जो है यहाँ पर कि गंगा नदी में पानी छोड़ करके तुम्हें बहा दिया गया। एनीवे इनके बहकावे में आकर के बांग्लादेश में बड़ी संख्या पर जो है लोग सड़कों पर उतर आते हैं, आते हैं और इनकी बातों से प्रभावित होते हुए कि ये उस्मान हदी को गोली भारत ने ही मरवाई है। ऐसे में ये लोग निकल करके यहाँ पर ढाका में जो भारत का हाई कमीशन है उसके बाहर जो है प्रोटेस्ट करने चले आते हैं और कहते हैं कि भारत हमारे देश के अंदर इस प्रकार की घटनाओं को हम जो है बंद करो। असल में क्या हो गया है कि अब बांग्लादेश के अंदर जो है लोकल का मुद्दा कोई रह नहीं गया है, लोकल का मुद्दा नहीं रह गया है। क्या मतलब है कि इन्हें पूरे देश को यूनाइट करने के लिए इस बार जो है भारत नज़र आ रहा है, क्योंकि भारत के खिलाफ ही पूरे देश को एक किया जा सकता है। सामान्यतः नेशनलिस्ट मुद्दों की तलाश इसीलिए होती है कि सबको एक मत पर जो है लाया जा सके। अगर यही सब लोग यहाँ पर इन छात्रों से भविष्य की मांग करने लगे, बेरोजगारी की मांग करने लगे, जैसे हमारे देश में होता है कि अपोजिशन के द्वारा मुद्दे उठाए जाते हैं कि साहब आप बेरोजगारी पर बात करिए, महंगाई पर बात करिए। सत्ता पक्ष कहता है कि हम तो राष्ट्रवाद पर बात करेंगे। कुल मिलाकर जो है बांग्लादेश ने भी वैसे पकड़ लिया है, साहब हम तो जो है अब भारत के खिलाफ जो है बयान देंगे और उससे सबको एक करेंगे और भारत के खिलाफ सबको एक करके ही अपने आप को मजबूत करेंगे। वहीं यहाँ पर होते हुआ आपको दिख भी रहा है बांग्लादेश के द्वारा इस बीच में जो हरकतें की गई उससे यहाँ पर भारत और बांग्लादेश के बीच के संबंध कितने बिगड़ रहे हैं तो उसकी मूवी आती है एक। आपको याद होगा 16 दिसंबर हाल ही में जब गया भारत में विजय दिवस बनाया। विजय दिवस वो था जब भारत ने पाकिस्तान के 93,000 पाकिस्तानियों को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया था। 1971 के युद्ध में जब भारत ने यहाँ पर बांग्लादेश का निर्माण करवाया था, पाकिस्तान के दो टुकड़े किए और 93,000 पाकिस्तानियों को सरेंडर करने पर मजबूर किया। एक देश कल उस तक को भूल गया, यानी कि 16 दिसंबर तक को, यानी अपनी आज़ादी को भी उन्होंने मिस किया, या फिर ये कहिए कि भारत विजय दिवस जो है सही से सेलिब्रेट नहीं कर पाया। इसका जो है सेलिब्रेट ये कि भारत के जो है विजय दिवस पर भारत की तरफ से कोई टूट नहीं आया। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर पहले हम बांग्लादेश से इन सारी खुशियों को साझा करते थे, अब भारत के विरोध में इस प्रकार से पकते चले जा रहे हैं कि आने वाले समय में यहाँ पर भारत के खिलाफ पाकिस्तान से ज़्यादा जो भी यहाँ पर क्या बोले रिटेलिएशन है या साइकोलॉजिकल जो भाव है वो भाव जो है उत्पन्न होता हुआ दिख रहा है यहाँ पर देखिए बांग्लादेश में हो रहा है। भारत को आवश्यकता है कि वो इस पर अब वो प्रतिक्रिया दे, यहाँ पर बैठ करके इंतजार ना करे, ऐसा प्रतीत होता है। भारत को चाहिए यहाँ पर कि दखल अंदाजी अपने स्तर पर दे, यहाँ पर जो भी उसे ठीक लगता है प्यार से धमकाकर जैसे भी है, तो इसे इतना ज़्यादा बोलने का अवसर ना दे कि ये कुछ स्थितियों में हदें पार कर जाए। खैर फिलहाल के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की तरफ से उन्हें बुलाया गया और उनके लिए एक स्टेटमेंट जारी किया। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने बांग्लादेश के लिए जब स्टेटमेंट जारी किया तो उसमें एक लाइन लिखी है और लाइन बोल दी है वो कि यहाँ पर कि हम चाहते हैं कि आपके यहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। हम आपके यहाँ पर फेयर और जो है इलेक्शन चाहते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहते हैं और हम आपके यहाँ पर BRO फेवर पीस एंड बांग्लादेश एंड हैव कंसिस्टेंटली फॉरवर्ड इंक्लूसिव इलेक्शन एंड पीस फॉर इलेक्शन। तो ये जो है यहाँ पर भारत ने जवाब, तो पीस फॉर एट मोस्ट फेयर, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, आप देख ही सकते हैं इस चीज़ को। तो ये जो है भारत की तरफ से जवाब आया था। भारत ने जो है अपनी मीडिया सेंटर के द्वारा ये बात जारी कर दी एक्सटर्नल अफेयर के थ्रू। एक्सटर्नल अफेयर की इस बात पर बांग्लादेश चिढ़ गया। बांग्लादेश के विदेश मंत्री का बयान आ जाता है, वो कहते हैं कि भारत कौन होता है कि हमें ये कहने वाला कि हमारे यहाँ फ्री फेयर इंक्लूसिव जो है इलेक्शन हो, कि तुम लोग पिछले 15 साल से कहाँ पर थे? जब शेख हसीना यहाँ पर बैठी थी तब आप कैसे कहते थे कि यहाँ पर इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं है? तब तो ये नहीं निकलता था आपके मुँह से ये बयान। अब ये सब वो वाली बातें हैं कि अनपढ़ जाहिलों को सब समझाने के लिए इस तरीके के बयान
काम आ जाते हैं। अदरवाइज मैं आपके सामने पूरा इतिहास इस बात का लेकर आया हूँ कि भारत ने हर बार जो है अपनी तरफ से बांग्लादेश को ये नसीहत दी है कि अपनी तरफ से कि आप अपनी तरफ से इन्वॉय भेजिए हैं। अब भारत की तरफ से प्रतिनिधि गए हैं वहाँ के इलेक्शन को मॉनिटर करने के लिए। खैर इनका बयान भारत के खिलाफ आता है कि भारत 15 साल तक तो चुप रहा और हमें अब एडवाइस दे रहा है कि अब हमारा इलेक्शन सही से हो। हम उनकी जो है एडवाइस लेने में नहीं है। क्यों नहीं है साहब? क्योंकि शेख हसीना 15 साल तक सरकार में थी और ये माना जाता है कि वो भारत के कारण ही थी। तो इस बात पर शेख हसीना का बयान आता है कि अगर तुम्हें इतना ही न्याय करना है ना तो मुझे ले चलो हेग में, जो इंटरनेशनल कोर्ट है, वहाँ पर मैं अपना मामला रखूँगी। तुम्हारे यहाँ पर जब न्यायपालिका को अपना बंदी बना लिया है तो मेरे ऊपर न्याय का फैसला कैसे कर सकते हो? और ये बात शेख हसीना के बेटे ने भी कही है। इन्होंने, आप देख ही रहे होंगे इनको, कि सही मायने में भारत के लिए थ्रेट बन चुका है अब यूनिस। ऐसे में अब इस मामले को ले जाया जाना चाहिए। चूंकि बांग्लादेश में इलेक्शन है और शेख हसीना की पार्टी को ये लड़ने ही नहीं देंगे चुनाव, तो ऐसे में ये बांग्लादेश में अपने यहाँ पर फॉरेन एनवॉयंस को इनवाइट किया है। ये इनविटेशन बांग्लादेश में शेख हसीना के काल में भी रहा है। जब चुनाव किसी भी देश में होता है, जैसे हमारे देश में भी जब चुनाव होते हैं तो विदेशों से यहाँ पर इनवॉइस बुलाते हैं, लोगों को बुलाते हैं कि आइए देखिए और समझिए कि चुनाव कैसे होते हैं और उन्हें जो है अपने नज़रिए से बताइए कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। भारत हर बार जो है इन इलेक्शन को अपने प्रतिनिधि भेजता रहा है। देखिए 2024 में 3 इलेक्शन कमीशन का जो मेंबर है वो भारत की तरफ से जो है यहाँ पर ढाका गया था। ऐसे ही अगर आप और पीछे चलेंगे, 5 जनवरी की खबर देख सकते हैं। 100 विदेशी ऑब्जर्वर बांग्लादेश में आए थे और उनमें से यहाँ पर जो अमेरिका की तरफ ऑब्जर्वर आए थे, उन्होंने यहाँ पर बांग्लादेश में हो रहे इलेक्शनों को फ्री एंड फेयर बताया था। बांग्लादेश के जनरल इलेक्शन को यहाँ पर अमेरिकियों ने फ्री एंड फेयर बताया और 2 दिन बाद ही उन्होंने इन इलेक्शन को रिग्ड इलेक्शन करार दिया। देखिए यूएस ऑब्जेक्शन जो है फ्री एंड फेयर 2024, यहाँ पर यूएस दो, तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि ये जब 2 दिन में ही यहाँ पर अमेरिका ने पलटी मारी थी, उस दिन ये तय हो गया था कि सेंट मार्टिन आइलैंड के चलते बांग्लादेश में शेख हसीना अमेरिका को पसंद नहीं आई। ये वहाँ से तय हुआ था कि ये हटाई जाएंगी। खैर भारत ने इनके यहाँ पर जो देखा, या जो आप और हमने जो देखा, या अमेरिका के ना खुशी तो यहाँ पर सत्ता परिवर्तन का कारण बनी और इन लोगों को लगता है कि इन्होंने शेख हसीना से देश को आज़ाद करा लिया है। खैर जो भी है, यहाँ पर फिलहाल के लिए आप 2018 का भी एक और सीन देख लीजिए, जब भारत ने 3 ऑब्जर्वर भारत में भेजे थे ऑब्जर्व करने के लिए कि जाइए देखिए चुनाव कैसे हो रहे हैं। तो यहाँ पर खैर अब चूंकि बांग्लादेश में चुनाव होने हैं, नामांकन 29 दिसंबर को होना है, नाम वापसी 20 जनवरी को होनी है और चुनाव चिन्ह के बाद में जो प्रचार है 10 फरवरी तक होना है। ऐसे में भारत की तरफ से फिर ऑब्जर्वर जो है भेजे जा सकते थे अगर मोहम्मद यूनिस चाहते, लेकिन अब लग नहीं रहा है कि क्योंकि भारत जाएगा तो यहाँ के इलेक्शन को फ्री एंड फेयर बताएगा नहीं, क्योंकि जब शेख हसीना की पार्टी कंसेस्ट ही नहीं कर पाएगी तो इलेक्शन फिर से एक तरफा होंगे। आप मेन पार्टी को एक इलेक्शन ही नहीं लड़ने देंगे तो उसे फ्री एंड फेयर कैसे बोलेंगे? ऐसे में मोहम्मद यूनिस यूरोप के और देशों से तो बुला रहे हैं ऑब्जर्वर्स को, लेकिन भारत से ऑब्जर्वर ना आए, ये उस बात पर प्रतिक्रिया दे दी है क्योंकि ईयू ने तो अपनी तरफ से 200 अपनी तरफ से ऑब्जर्वर भेज दिए हैं, लेकिन भारत से ये लोग जो है लड़ाई झगड़ा करना चाहते हैं ताकि इनके यहाँ के पोल्स में भारत जो है ऑब्जर्वर बन के ना आ जाए और दुनिया को ये ना बता दे कि यहाँ के इलेक्शन तो, कि देखो यहाँ तो कैसे ये लोग एक तरफा वोटिंग करके मतदान को प्रभावित कर रहे हैं। खैर कुल जमा अर्थ ये है कि भारत बांग्लादेश के बीच में काफ़ी कुछ बिगड़ चुका है। भारत की प्रतिक्रियाएं साफ हैं और हेमंत विश्वकर्मा पहले भी बोल चुके हैं और अभी भी बोल रहे हैं कि भारत को ये समझना होगा कि आने वाले समय में बांग्लादेश को हैंडल कैसे करना है। अगर इस तरह का जो है हमने शुरुआत में ही इस जो है बीमारी का इलाज नहीं किया
तो यहाँ पर बहुत सारे जो है ऐसे ब्रेन बेस युवा तैयार हो जाएंगे जो भारत के लिए बहुत बड़ी जो है अशांति का जो है साबित बनेंगे। आवश्यकता है भारत को, ये जैसे ये अमेरिका वाले एडवाइजरी जाहिर करते हैं, तो हमें आवश्यकता है अब कि अपने स्तर पर बांग्लादेश के अंदर यहाँ पर ये बात बहुत स्ट्रिक्ट लहजे पर समझाए कि अगर आप हमारे खिलाफ इस तरीके के बयानबाजी करते हैं तो भारत बैठ करके सहेगा नहीं। देखिए यहाँ पर भारत जो इस तरह की छवि के साथ जीता हुआ आया है कि हम किसी के ऊपर हमला नहीं करते हैं, इस वजह से बहुत सारे देशों ने इस प्रकार का अंदर से जो है विश्वास पैदा कर लिया है कि हम भारत के खिलाफ को हम कुछ भी बोलें ये सहते रहेंगे। वहीं इजराइल जो है, इजराइल के खिलाफ कोई सोच भी रहा है, चाहे वो गाजा में बैठकर सोच रहा है या ईरान में बैठकर सोच रहा है, सोच भी रहा है तो जो है इजराइल मार देता है कि साहब ये तो हमारे खिलाफ नारा लगाए थे, ये कहे थे कि इजराइल मुर्दाबाद, हम गोली चला दी है। इजराइल के खिलाफ सोचने पर भी जो है एक्शन ले लेता है और दुनिया कुछ नहीं करती है। भारत को आवश्यकता है अब कि भारत को इस तरह की बयानबाजी पर सख्ती से जो है कार्रवाई करते हुए जो है मतलब उनके मन में ये भय बिठा दिया जाए कि इस प्रकार की बातें बोलना भी जो है, भारत के 7 सिस्टर के खिलाफ एक राजनेता खड़ा होकर बयान दे रहा है कि भारत को जो है प्रतिक्रिया जो है स्वरूप जो है कार्रवाई शुरू कर देनी चाहिए और कार्रवाई करके विश्व समुदाय को एटलीस्ट ये बता देना चाहिए कि अब हम सुनने वाली स्थिति में नहीं रह गए हैं। बाकाई में जो है हमें अब ये अपना सोचने का तरीका बदलना चाहिए, ऐसा प्रतीत होने लगा है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, आप अपनी राय जो है ज़रूर कमेंट बॉक्स में दे। और हाँ, एक जो है छोटी सी जो है बात और यहाँ पर कि आप सबसे है ये छोटी सी गुजारिश, आप में से अधिकांश लोग पूरा सेशन जब भी सुन चुके होते हैं, आप सब्सक्राइब करना जो है मिस कर जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं होता है, समय भी बहुत नॉमिनल सा लगता है, बस एक बटन दबाना है एक सब्सक्राइब का, आप उसे दबाएं क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना हमारा जो है मोटिवेशन बनता है। हमें ये रहता है कि इतने सारे जो है जो हमारे परिवारजन हैं ये हमारे साथ हैं, आपका विश्वास बने, हमारे साथ जुड़ें, इसके लिए सब्सक्राइब सब्सक्राइब, आपका सब्सक्राइब हमारी बहुत बड़ी ताकत बनता है। फ़िलहाल के लिए जो है इतना ही। अगर आप देखिए हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और जैसा हम कहते हैं लास्ट में कि अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। धन्यवाद साथियों।